अभी तक हमने स्टार्ट कर लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि पूरा प्रोसेस इंजेशन का कैसे होगा, डाइजेशन का कैसे होगा। बट अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें स्टडी करना है वो 3 एरियाज हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। एसिमिलेशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिफोर एब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों? एनसीईआरटी ने कहा कि खाना डाइजेस्ट किया, फिर आपने किया एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। इससे ऊपर कुछ नहीं। यानी एसिमिलेशन के लिए बेसिकली आपको यही समझना है कि वॉट एवर यू हैव ईटन इज नाउ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन। सो एब्जॉर्प्शन और इजेशन ही दो ऐसे एरियाज हैं जिनको एनसीईआरटी ने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। खाना खाया, पचा लिया यानी डाइजेस्ट कर लिया, सिंपल मोनोमेरिक फॉर्म्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो उसको हमें कहाँ भेजना है? फाइनली बॉडी के पास, अलग अलग सेल्स के पास और ऑर्गन्स के पास ही तो भेजना है। तो बेटा क्यों भेजना है? सबसे पहले ये कहानी बनती है कि वाई, और इसका आंसर है एनर्जी। आप जो एनर्जी है वो उसकी मदद से आप ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखेंगे, चलाएंगे, काम करेंगे। तो ये एनर्जी के लिए आपको खाना चाहिए ना। तो खाना कहाँ पे पहुंचना चाहिए? इंडिविजुअल सेल्स के पास पहुंचना चाहिए। तो जब हम पेट के अंदर, स्टमक, इंटेस्टाइन के अंदर खाना लेके जाते हैं, वहां पहुंचता है, तो खाना होता है वहां पे डाइजेस्ट, टूटता है छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर वहां से जाता है वो ब्लड में। ब्लड में अल्टीमेटली पहुंचने के बाद फिर ब्लड के माध्यम से, बाय द मीन्स ऑफ द ब्लड, मीडियम ऑफ द ब्लड, उसके मीडियम से, उसके तरीके, उसकी मदद से पूरे शरीर के सेल्स के पास आपका जो खाना खाया और पचाया हुआ होता है वो पहुंचता है। अब सेल ब्लड से सामान उठाता है और ये सामान को क्या काम करेगा? अब इस्तेमाल करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो सेल इस सामान को इस्तेमाल करेगा और किस में क्या करेगा? बेसिकली बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हुआ, सेल ने सामान को इस्तेमाल किया। तो अब हमें समझना है एब्जॉर्प्शन हुआ कहाँ। याद करें तो हुआ बेटा ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ? आपने खाना खाया, कुछ बकल कैविटी से डायरेक्टली ब्लड में जा सकता है, कुछ स्टमक से ब्लड में जा सकता है, और कुछ इंटेस्टाइन से ब्लड में जा सकता है। ये 3 एरियाज मिले। तो अब इनमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स। एब्जॉर्प्शन करने के लिए भैया आप 2 काम कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज द एनर्जी और यू कैन डू दैट विदाउट द यूसेज ऑफ एनर्जी। If the process of absorption is utilizing the energy, basically वो क्या काम कर रहे हैं? ATP कंजम्पशन कर रहा है। इस प्रोसेस में ATP का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम टर्म करेंगे एक्टिव प्रोसेस। अगर प्रोसेस में कोई भी ATP का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस प्रोसेस को हम टर्म करते हैं पैसिव प्रोसेस। अब पैसिव प्रोसेस को आगे 2 हिस्सों में बांटा गया, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए बेटा, आपको एब्जॉर्ब करना है तो कहाँ भेजना है? ब्लड में भेजना है। और ब्लड के अंदर कैसे भेजेंगे? आप इस डायग्राम से जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मैं ब्लैक कलर से ट्यूब बना रहा हूं, ये वाली ट्यूब है इंटेस्टाइन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन इस तरीके से थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे समझे कि इधर क्या होंगे? सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन वॉल, राइट। बेसिकली म्यूकोजा की बात करते हैं। मुझे मालूम है कि म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स तो होते हैं। तो यहां पे ये वाले कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन वॉल। इन सेल्स का हम नाम क्या दे सकते हैं? एंटेरोसाइट्स। तो बेटा इस कंडीशन में क्या है कि इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन था, यहां पे आपके पास डाइजेस्टेड फूड पड़ा था, और डाइजेस्टेड फूड को अब कहाँ जाना है? इस म्यूकोजा के अंदर बैठे हुए ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है। तो यानी अगर डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल में जाना है तो उसको किस रास्ते जाना होगा? पहले उसको पहुंचना होगा यहाँ पे इनसाइड द एंटेरोसाइट सेल्स, और एंटेरोसाइट सेल से फिर कहाँ पे जाना होगा? उसको ब्लड वेसल्स में। तो हमें एब्जॉर्प्शन का तरीका तो समझ आया, यानी पहले ल्यूमन से सेल के अंदर, और फिर सेल से फिर ब्लड में। अगर कोई चीज एक खोखले एरिया यानी ल्यूमन से सेल के अंदर जा रही है, तो क्या उसको सेल मेम्ब्रेन को कवर करना है? क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है? यस। जब वो बेटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज का है। हमें एक चैप्टर सेल के अंदर पढ़ने से मालूम लगेगा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना हुआ है।
अगर सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना हुआ है तो क्या सेल मेम्ब्रेन बाहर से एग्जिस्टिंग यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर ल्यूमन होगा, तो क्या ल्यूमन से हर वो चीज सेल को क्रॉस करते हुए सेल मेम्ब्रेन से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के चली जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड की है, ये कुछ ही चीजों को अपने थ्रू आराम से पास होने देती है और बाकी चीजों को रोक देती है। देखिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है तो उसका नेचर लिपिड टाइप का है, तो अगर कोई भी सामान खाने का लिपिड नेचर का होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन से आराम से डिफ्यूज होके निकल जाएगा, उससे पार होके निकल जाएगा। मगर अगर कोई सामान लिपिड नेचर का नहीं है, कोई एनी मटेरियल विच इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू पास तो नहीं हो सकता है, तो हमें उसको पास करवाने के लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत लगेगी। और बेटा, ऐसे टाइम पे जब आपको स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत लगती है तो ऐसे प्रोसेस को आप टर्म करते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या किया, समझा कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो अलाउ करेंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को टू कम फ्रॉम द ल्यूमन टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि ऐसी हाइड्रोफिलिक चीजों को सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड का बना हुआ है वो अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का हमें टेबल देखने को मिलता है। एनसीईआरटी कहता है कि आपके पास पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होंगी, और ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बेटा, माउथ के अंदर ड्रग्स यानी अगर आप कोई दवाई कंज्यूम करते हैं, ऐसी सब चीजें, और ड्रग्स और दवाई बेसिकली जो सारी चीजें आती है, केमिकल चीजें, वो माउथ एब्जॉर्ब होंगी। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ द माउथ, म्यूकोजल लेयर अगर माउथ के वहां से करेंगी, और lower side of the tongue are absorbed directly into the blood capillaries lining them. Next, क्या स्टमक से कुछ एब्जॉर्ब होगा? या स्टमक से वाटर एब्जॉर्ब होगा, सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकती है, और एल्कोहल एब्जॉर्ब होगा। यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि जो एल्कोहल है, क्या उसको शरीर में कोई डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है? अब देखिए, शरीर में नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। सी, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अभी तक मैंने कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पढ़ाया आपको जो अल्कोहल को डाइजेस्ट करता है। तो बेटा, अल्कोहल जैसे ही स्टमक में जाएगा, विदाउट गेटिंग डाइजेस्टेड, इट विल डायरेक्टली गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और ब्लड से वो कहाँ जाएगा? बाकी बॉडी में आगे मूवमेंट क्या होगी वो तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन ब्लड तक एब्जॉर्ब हुआ कहाँ से? हुआ बेटा ये स्टमक से। नेक्स्ट एरिया हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव एरिया स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए जो चीज़ आपके पास बढ़ाई थी वो था विलाई एंड माइक्रोविलाई। डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होती है, मालूम है, और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जो डाइजेशन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ें एब्जॉर्ब आपके पास हो रही हैं वो ब्लड में भी जाती हैं, और कुछ चीजें जिनको आप डायरेक्टली ब्लड में नहीं भेज सकते उनको आप भेजेंगे इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ वेसल्स। उन लिम्फ वेसल्स का नाम क्या है? लैक्टियल्स। यानी कुछ ऐसी चीजें जिनको आप ब्लड में डायरेक्ट नहीं भेज सकते, पहले आप उनको भेजेंगे लिम्फ वेसल्स में, और फिर वो लिम्फ वेसल से कहाँ जाएंगी? विद इन द ब्लड। अब लार्ज इंटेस्टाइन, क्वेश्चन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन को डाइजेशन कर रहा है? याद कीजिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन गोइंग ऑन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन, इज इट इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन? डेफिनेटली यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। यू मस्ट बी वेरी वेरी aware here beta, drugs can be absorbed in the mouth as well as inside the large intestine. So अब हम ना मेन कार्बोहाइड्रेट, मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, कौन सी चीज कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि चीजें को कहाँ से मूव करना था, ल्यूमन से मूव करना है इनटू द एंटेरोसाइट, और एंटेरोसाइट से जाना ब्लड में। तो अब यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से, इस एरिया में, जहाँ पे मैं इसको, इस एरिया को अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये पूरा एरिया होगा बेटा ल्यूमन का, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ल्यूमन यानी जिस एरिया के अंदर आपने खाना खाया, जो कैविटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना खाने के बाद यहाँ डाइजेस्ट हुआ। अब डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को जब फाइनली डाइजेस्ट कर रहे हो तो आपके पास गैलेक्टोज आ सकता है, आपके पास ग्लूकोज आ सकता है, आपके पास फ्रक्टोज आ सकता है, अमंग मेनी अदर थिंग्स। ये तीन चीजें तो पक्का आएंगी। तो अब हमें इनका तरीका देखना है कि ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होगा, गैलेक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होगा, फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होगा। देखिए बेटा, यहाँ से हमें मालूम लगता है कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अपने एब्जॉर्प्शन का क्या काम कर रहा है,
पहले हम एनसीईआरटी का फिगर देखते, एनसीईआरटी का टेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्लूकोज पैसिव और एक्टिव दोनों चीज से जा सकता है। याद रखिएगा मेरी बात, ग्लूकोज जो है वो पैसिव भी जा सकता है और एक्टिव भी जा सकता है। जो गैलेक्टोज है वो एक्टिव जाता है और जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड पैसिव जाता है। समझे मेरी बात? यानी अगर आपके पास डिफ्यूजन हो रहा है और डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, दैट इज गोइंग फॉर द फ्रक्टोज। ओके, ग्लूकोज पैसिव डिफ्यूजन से जा रहा है और एक्टिव से भी जा सकता है, और गैलेक्टोज एक्टिव डिफ्यूजन से जाता है। बेटा एक चीज, क्योंकि शायद अभी तक आपने चैप्टर सेल नहीं पढ़ा होगा, तो हमें इस बात को ना थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए। जब भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमारे पास, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा, अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि एक चीज़ तो होगा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल होगा, और एक प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगेगा। जिस प्रोसेस में एनर्जी लगता है उसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। सिंपल। बेटा एक्टिव प्रोसेस में भी जब एनर्जी लगता है तो एक्टिव प्रोसेस के दौरान भी जिन चीज़ों को उठा के बाहर से अंदर की तरफ भेजना है, इनको भेजने के लिए यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट से सुन, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आपके पास अंडरग्राउंड एक पानी का वाटर टैंक है और एक छत पे वाटर टैंक है। अंडरग्राउंड टैंक में तो पानी आ चुका है, अब आपको उस पानी को उठा के भेजना है कहाँ पर? छत पे बैठे हुए दूसरे वाटर टैंक में। तो देखिए, पानी नीचे से ऊपर फेंकना है, अपने आप तो नहीं जाएगा, यानी प्रोसेस पैसिव तो नहीं हो सकता है। इस प्रोसेस के लिए आपको मोटर को ऑन करना पड़ेगा, आपको बिजली का खर्च करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब किसी सामान को मुझे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन भेजना होता है, तो इस चीज के लिए हम टर्म करते हैं एक्टिव प्रोसेस। दोबारा सुनिए, एक्टिव प्रोसेस में हमने क्या किया, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है किसी का फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, आप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में भेजना चाहते हो, यानी ऑलरेडी कोई चीज कहीं पे कम है और फिर उसको उठा के हम किसी और जगह में भेज रहे हैं, है ना। इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होगा। अब मुझे एक सिंपल बात बताइए, क्या इस प्रोसेस के लिए, वाटर पंप करने के लिए फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक और ऊपर भेजने के लिए, क्या आपने एक स्पेशल मोटर का इस्तेमाल किया? उसी तरीके से जब हमें सेल में ये काम करना है, कभी भी एक्टिव प्रोसेस चलाना है, प्रोसेस को तेजी से चलाना है, एनर्जी के इस्तेमाल के साथ चलाना है, तो ये प्रोसेस बेटा मेम्ब्रेन में बैठे हुए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी स्पेसिफिक आपके पास कैरियर मॉलिक्यूल्स, कैरियर प्रोटीन्स होने चाहिए। कहानी क्लियर? तो जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होंगे, वैसे ही एक्टिव में होंगे। फर्क क्या होगा? इन द केस ऑफ द एक्टिव, उस कैरियर मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करना होगा एनर्जी का इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। चलिए अब इस बात को हम ग्लूकोज के लिए समझते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम में ऑब्जर्व किया कि एक एरिया, जो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ल्यूमन को। ल्यूमन में आपके पास ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, और इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को और फ्रक्टोज को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व कर दिए, ये बेटा ये कैरियर प्रोटीन है, और ये कैरियर प्रोटीन का नाम आपको याद करना जरूरी है, GLUT4। क्यों? आप जरा एनसीईआरटी का ये टेबल देखिए। एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल्स में चैप्टर में बोलता है एक प्रोटीन है GLUT4, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। समझ आए? तो ये आपके पास प्रोटीन है। देखिए, ग्लूकोज को ल्यूमन से एंटेरोसाइट के अंदर जाना है, लेकिन ग्लूकोज की एक जिद है। ग्लूकोज कहता है कि भैया हम जाएंगे तो अकेले कभी नहीं जाएंगे, हमें हमारा एक साथी चाहिए। याद रखिएगा, ग्लूकोज क्या कहेगा कि हमें अगर ल्यूमन से अगर अंदर जाना है तो हमें हमारा एक साथी चाहिए, एक साथ चलने वाला चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल अकेला प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसको अपने साथ जाने के लिए कोई चाहिए, तो ऐसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिम्पोर्ट। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये ग्लूकोज अपने साथ साथ हमेशा सोडियम को लेके जाएगा, यानी ग्लूकोज इज गोइंग अलोंग विद द
सोडियम, यानी ग्लूकोज और सोडियम सिम्पोर्ट में जा रहे हैं। यानी देखिए ग्लूकोज एक्टिव डिफ्यूजन करेगा, एक्टिव प्रोसेस से जाएगा और एक्टिव प्रोसेस में इट गोज विद सिम्पोर्ट विद सोडियम। समझ आई? ओके। ग्लूकोज सोडियम के साथ तो अंदर पहुंच गए। क्या बेटा इस एरिया के अंदर कोई एनर्जी इस्तेमाल हुआ? नहीं। लेकिन आपको एक चीज बहुत जरूरी समझना है। समझ लीजिए किसी कारण से ल्यूमन से आपने खाना पंप किए अंदर एंटेरोसाइट में भेज दिया। अब एंटेरोसाइट में व्हेन द फूड हैज रीच्ड, सोडियम भी पहुंचा, ग्लूकोज भी पहुंचा और कुछ देर में सोडियम खत्म हुआ। ल्यूमन के अंदर सोडियम की कमी आ गई। अब ल्यूमन में ग्लूकोज तो बैठा है बट सोडियम नहीं है, तो क्या ग्लूकोज और पंप किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज की जिद है कि वो तो सिम्पोर्ट में जाएगा। तो सेल को यहां दिमाग चलाना पड़ेगा। सेल कहेगा कि जो इतना सारा सोडियम मैंने बाहर से अंदर भेज दिया था, तो सेल के अंदर इतना सोडियम एक्यूमुलेट करके मुझे फायदा तो कोई नहीं। तो सेल के अंदर वाला जो सोडियम है, क्या है जो बेटा सेल के अंदर से सोडियम है, हम क्या करेंगे, सेल के अंदर जो ये सोडियम है इसको उठाएंगे और इस सोडियम को अंदर से क्या कर देंगे, अंदर से बाहर भिजवा देंगे। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सेल के अंदर से सोडियम को हमने बाहर भिजवा दिया और इस प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल किया। हाँ, सोडियम यहाँ से एंटेरोसाइट से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद ये चुपके 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 वापस कहाँ पर आ गया, ये चुपके चुपके पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, एंटेरोसाइट के अंदर आ गया। अब यहाँ देखिए सोडियम चुपके पूरा का पूरा वापस एंटेरोसाइट से बाहर निकल के ल्यूमन के अंदर पहुंच चुका है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोज और सोडियम साथ साथ के अंदर अंदर आए। ये सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होकर के कोई काम तो नहीं कर रहा है, तो सेल सोडियम को इस्तेमाल करेगा, एटीपी की मदद से बाहर पंप कर देगा और बाहर से सोडियम को उठा के यहाँ पे ल्यूमन में वापस भेज देगा। अब ल्यूमन में सोडियम वापस आया तो बचा हुआ ग्लूकोज सोडियम के साथ दोबारा अंदर आ सकता है। यस। तो क्या इनडायरेक्टली यहां पर ग्लूकोज को अपनी मूवमेंट के लिए एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ा? यस। इनडायरेक्टली क्यों कहा मैंने? क्योंकि ग्लूकोज सोडियम के साथ जा रहा है तो सिम्पोर्ट तो चल रहा है। अब जब दोनों का सिम्पोर्ट चल रहा है तो अब सोडियम को वापस भेजने के लिए अगर मैं बेटा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली ग्लूकोज की भेजने के लिए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ना, इसलिए ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव कहा जा सकता है। और अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। इतना कहानी क्लियर होता है। अब बचा गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज भी सोडियम के साथ अंदर जाता है। इस गैलेक्टोज सोडियम के साथ अंदर गया, हमें याद हो गया, ये भी देखिए बेटा सिम्पोर्ट ही हमें देखने को मिल रहा है। और फिर बचती है कहानी फ्रक्टोज की। ये जो फ्रक्टोज है इसको किसी की जरूरत नहीं। फ्रक्टोज कहता है भैया हम जाएंगे अकेले, हमें कोई सोडियम नहीं, कम है कोई हाइड्रोजन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रक्टोज का मूवमेंट कहलाता है यूनिपोर्ट, अकेला। यूनि मतलब अकेला। अगर ग्लूकोज की बात करें वो जाएगा सिम्पोर्ट, गैलेक्टोज की बात करें वो जाएगा सिम्पोर्ट। और फाइनली ये सब कहाँ पहुंचे? इनसाइड दी ब्लड वेसल। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर से ग्लूकोज, इधर से गैलेक्टोज, इधर से फ्रक्टोज, कहाँ पे जम कर गए? ब्लड वेसल। अब जब ये ब्लड वेसल में जाए तो क्या वो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं? यस। क्या हर बॉडी के पूरी बॉडी के सेल्स के पास जा सकते हैं? यस। क्या बॉडी के सेल्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन? टोटली यस। यहां तक तो थी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। देखिए बेटा डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए काम आसान है। हम अगर थोड़ा सा रिवाइज करें ना बेटा तो हमें मालूम लगता है कि जो फैट एंड लिपिड्स हैं जो इंटेस्टाइन में पहुंचे उनको इमल्सिफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स और उसके ऊपर लाइपेज एक्शन बनाया गया। इनको करने के बाद फाइनली आपके पास क्या बने? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब आपको एक बात समझना है, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये बेटा एक हाइड्रोफोबिक एंटिटीज है। हाइड्रोफोबिक एंटिटीज हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पानी में नहीं घुलेंगी। अब ये पानी में नहीं घुलेंगी तो इनका मूवमेंट इनसाइड द एंटेरोसाइट जो सेल होगा ना वो उतना ज्यादा आसान नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब मुझे क्या करना है, इनको पानी में घुलाना है, इनको पानी के अंदर घोल देना है। तो इसके लिए मैं इनके साथ क्या करूंगा, इनको किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दूंगा जिससे वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। हमने क्लास 10th में एक कंसेप्ट पढ़ा था मिसल का। क्या वर्ड बोल रहा हूं? मिसल। मिसल कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक कपड़ा है जिसके ऊपर यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट बैठा है। लिपिड ड्रॉपलेट यानी बेसिकली फैट है, फैट का स्टेन है। अब क्या हो रहा है कि जब आप करते हो एक सोप से इसको रगड़ते हो तो सोप इस लिपिड को कपड़े से बाहर निकाल के पानी में घोल देना चाहता है। उसी तरीके इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से मिसल्स बनाएंगे।
ये मिसल एक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोप और ये जो लिपिड होगा ये पानी के अंदर घुलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको मिसल फॉर्मेशन में मदद करता है। और अगर मिसल की फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन की मदद से सामान बाहर से अंदर जा सकता है। कहानी समझे? तो यानी अगर आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन करना है तो आपको मिसल बनाना है, और मिसल बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करना है, बाइल सॉल्ट्स। आपको याद होना चाहिए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि बाइल सॉल्ट्स मिसल फॉर्मेशन में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं। आगे देखिए, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है, जैसे ये वापस बेटा अंदर पहुंचेगा, ये वापस रिकन्फिगर होगा, ये वापस अपने आप को कॉम्प्लिकेट करेगा। ये ट्राइग्लिसराइड टूटा डाई में, डाई टूटा मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड टूटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब ये लेकिन ये एंटेरोसाइट के अंदर जा चुके हैं तो वहां जाने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा कंबाइन करेंगे, और दोबारा कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, ये मोनोग्लिसराइड्स बनाएंगे, ये डाइग्लिसराइड्स बनाएंगे, और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स भी बनाएंगे। अब ये मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड्स वापस कुछ वहां पे बनने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। किसके साथ? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो एंटेरोसाइट सेल आपको जो देखने को मिल रहा है, ये बेटा सेल है एंटेरोसाइट। ये एंटेरोसाइट के अंदर हो रहा है। एंटेरोसाइट के अंदर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन्होंने वापस कंबाइन किया, बनाया मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब इन मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अब एक नया प्रोटीन का कवरिंग दिया जाएगा। ये प्रोटीन का कवरिंग जब इनके ऊपर चढ़ जाएगा, इस प्रोटीन कवरिंग के बाद चढ़ने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम टर्म करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। क्या कहेंगे? काइलोमाइक्रॉन्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या हुए? काइलोमाइक्रॉन्स सेंटर से हैं लिपिड, जिनके ऊपर है प्रोटीन का कवरिंग। ये किसने बनाया? एंटेरोसाइट में। किसके अंदर बना? एंटेरोसाइट में। और अब इनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि ये सब काइलोमाइक्रॉन्स को जो साइज होता है वो एक नॉर्मल बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के मुताबिक बड़ा होता है, तो इनको डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब करना है मुश्किल। तो हम क्या काम करते हैं, इनको काइलोमाइक्रॉन्स को ब्लड में डालने की जगह इनको डाल दिया जाता है लैक्टियल्स में। लैक्टियल्स क्या थे, इसके लिए आपको एक डायग्राम रिविजिट करना है। इस डायग्राम में जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा, आपको क्या है, एंटेरोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं? यस। यहां पर क्या होगा, यहां होगा ल्यूमन। ल्यूमन से पहले जाएगा एंटेरोसाइट में, और एंटेरोसाइट के अंदर जो आपको ये ब्लैक कलर से जो चीज दिखाई दे रही है, ये है लैक्टियल्स। यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ब्लड, इट विल गो इनसाइड द लैक्टियल्स। और बेटा जब ये लैक्टियल्स के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, एंटेरोसाइट से गया, एंटेरोसाइट से कहां पर गया? ये लैक्टियल्स के अंदर, एंटेरोसाइट से लैक्टियल्स में, और लैक्टियल से फाइनली ये ब्लड के अंदर वापस चले जाएंगे। ये हुआ लिपिड का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी विल स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब प्रोटीन्स थे वो तो डाइजेस्ट हो चुके और बन चुके अमाइनो एसिड्स में, अब हमें इनको करना है एब्जॉर्ब। तो क्या ये पैसिव एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से हो सकते हैं? यस। क्या ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जा सकते हैं? यस। और ये क्या एक्टिव डिफ्यूजन से जा सकते हैं? यस। यानी ये तीनों पैटर्न आपके पास एक्टिव प्रोसेस से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, यस, सिंपल डिफ्यूजन होगा, यस, ये तीनों प्रोसेस होंगे। अब यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होते हैं। आपको ये बात समझाने के लिए इस डायग्राम को दिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम। अमाइनो एसिड यहाँ पे अंदर बेटा लेके जाए जा सकते हैं। उसी तरीके से अमाइनो एसिड अगर अकेले हैं तो ऐसे लेके जाएंगे, बट कभी कभी इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग स्मॉलर अमाइनो एसिड्स वी कैन एब्जॉर्ब डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स। इनको भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या दिखाया है, हाइड्रोजन आयन। यानी अगर मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अमाइनो एसिड एक्टिव प्रोसेस से जाएंगे, फैसिलिटेटेड से जाएंगे और सिंपल डिफ्यूजन, तीनों से जाएंगे। और जब इस फैसिलिटेटेड से जाते हैं तो ये किसकी मदद के साथ जाते हैं? सोडियम के साथ सिंपोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर अमाइनो एसिड की जगह आप डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड ऑब्जर्व करें तो ये सोडियम का मदद नहीं लेंगे, ये मदद लेंगे H पॉजिटिव का। कहां से? इंटेस्टाइन के ल्यूमन से जाएंगे एंटेरोसाइट में, और एंटेरोसाइट से कहां जाएंगे? कैपिलरीज के अंदर। तो बेटा हमने अब एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे होता है, प्रोटीन्स का कैसे होता है, और लिपिड्स का कैसे होता है।
अब जब आप किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में डालते हैं और ब्लड के बाद वो सब चीजें कहाँ जाती है, ये प्रोसेस को अभी हमें सीख लेना चाहिए। सी आफ्टर एब्जॉर्प्शन हो गया और एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा ये कहाँ सारी चीजें जाती हैं, ब्लड में। ओके और ब्लड सबसे पहले इन सब चीजों को लेके जाएगा वापस लिवर के पास। ये बात चौंकने वाली नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे। ये सारी की सारी कहाँ चीजें जाएंगी, लिवर में। लिवर इसको फिर वापस कहाँ लेके जाएगा, इन दी हार्ट। लिवर से सारी चीजें वापस कहाँ जाएंगी, हार्ट। और हार्ट से फिर ये कहाँ सर्कुलेट होंगी, इन दी बॉडी। ये कहाँ जाएंगी, बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के सेल्स के पास। इतना प्रोसेस समझे। अगर मैं यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ याद रखना है जो मैं बातें बता रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सर्कुलेशन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल समझने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन किया ब्लड, एब्जॉर्प्शन किया आपने फाइनली ब्लड में, और ब्लड से आपने कहाँ भेजा, लिवर में। जब आप ब्लड से लिवर में भेजते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, इस सिस्टम को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू आप चीजों को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इनटू द लिवर। कहानी क्लियर। और लिवर से ये वापस कहाँ जाएगी, हेपेटिक वेन के थ्रू। हेपेटिक वेन के थ्रू ये कहाँ जा रही है, हार्ट के अंदर। और फिर हार्ट इसको एओर्टा की मदद से पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर घुमा देगा, पूरी की पूरी बॉडी में सेल्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब बॉडी के सेल्स इन सब चीजों को इस्तेमाल करेंगे अपने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। कहानी समझे। अब बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करना है अपनी एनर्जी प्रोसेसेस के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। लिपिड्स को यूज करना है सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन्स को यूज करना है सेल्यूलर फ्रेमवर्क बनाने के लिए। कितना क्लियर। यहाँ पे एनसीईआरटी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ देता है आफ्टर डिस्कसिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेट्स सी। एनसीईआरटी कहता है कि जब एनसीईआरटी ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को यहाँ कर लिया डिस्कस, इसके बाद एनसीईआरटी आपको इंट्रोड्यूस करता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हम समझते हैं बेटा कैलोरीफिक वैल्यू है क्या। कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल शब्दों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर कितना एनर्जी बचा के रखता है या अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है। इस बात को हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का एक सेल है और उसने ग्लूकोज को कंज्यूम किया। जब एक ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। सिंपल। तो अब ग्लूकोज को कंज्यूम करने के बाद सेल कितना एटीपी बना पा रहा है, तो इससे हमें पता लगेगा ग्लूकोज के अंदर टेक्निकली कितना एटीपी बनाने की क्षमता है। और इस बात को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड कहते हैं कितना जूल एनर्जी बना सकता है, या फिर आप दूसरे नाम से बोलिए वो कितना कैलोरीज एनर्जी बना सकता है। कहानी समझे। यानी सी एटीपी इज एनर्जी करेंसी। एटीपी क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को मेजर करने के लिए आप यूनिट बोल सकते हैं जूल, और जूल को कन्वर्ट करके आप बोल सकते हैं कैलोरीज। तो अगर मैं कहूंगा कि ज्यादा एटीपी बन रहा है, यानी उस ग्लूकोज से अगर इतना एटीपी बन रहा है तो वो उसका इतना कैलोरी कंटेंट होगा। समझ रहे। यानी एटीपी प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ कैलोरीज क्रिएटेड। समझे। जब आप इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं हमें मालूम लगता है कि यहां पे देखते रहिए, फैट्स का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है 9.45, कार्बोहाइड्रेट्स का 4.1 एंड प्रोटीन्स का 5.65। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आप शरीर से बाहर आउटसाइड द शरीर रिएक्शन कर रहे हैं, यानी शरीर से बाहर अब अगर फैट्स को लेंगे और उनसे निकालने को देखेंगे कि कितना आपके पास कैलोरीज निकल सकता है, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर मैं 1 ग्राम फैट लेता हूं और उससे देखता हूं कि कितना एनर्जी बन सकता है, कितना कैलोरीज एनर्जी निकल सकता है, तो निकल सकता है 9.45। ये शरीर से बाहर लैब के अंदर हो रहा है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स को देख सकता हूं तो 4, प्रोटीन्स को देख सकता हूं तो 5.65। क्लियर। लेकिन अगर आप ये सब चीजें शरीर के अंदर देख रहे हो तो शरीर में जाने के बाद एक फैट कितना एनर्जी दे सकता है, प्रोटीन कितना दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट कितना दे सकता है, ऐसी चीज को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू मींस वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड inside human body।
तो हमें यहाँ से मालूम लगता है प्रोटीन्स आपके पास 4 किलो कैलोरी पर ग्राम दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास 4 किलो दे सकता है और 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और यहाँ से हमें फैट्स में पता लगता है इट कैन गिव 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। इफेक्टिवली आपको ग्रॉस एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यूज दोनों ध्यान रखनी है। मोर इंपॉर्टेंट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो बेटा यहां तक डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एसिमिलेशन को समझ लिया। अब हमें देखना है कि जो बचे कुचे सामान है जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, जो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, और बॉडी से उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम टर्म करते हैं इजेशन। इजेशन के अंदर आपके पास प्रोसेस होता है मास पेरिस्टालसिस का। देखिए पेरिस्टालसिस क्या था कि जो पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मस्कुलरिस है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो उस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो पड़े हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे मूव फॉरवर्ड। तो हम यहाँ देखते हैं पेरिस्टालसिस कैसे हुआ। ये जो फीकल मैटर है, देखिए इलियम से खाना एब्जॉर्ब हुआ और बाकी बचा हुआ सीकम में डाला, सीकम से वो गया असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और फाइनली आपके पास जितना भी फीसेस बॉडी में क्रिएट हुआ है वो स्टोर हो गया सिग्मोइड कोलॉन में। तो ये कहते हैं फीकल मैटर, फीकल मटेरियल मूव्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलॉन टू द रेक्टम। ओके, ये क्यों मूव किया? क्योंकि मास पेरिस्टालसिस हुआ। मास पेरिस्टालसिस का मतलब पूरे इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस बहुत ही इंटेंसली शुरू हुआ। तो सिग्मोइड कोलॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहुंचे रेक्टम के अंदर। अब जैसे ही फीसेस रेक्टम में पहुंची तो रेक्टम की वॉल हो गई डिस्टेंट, यानी रेक्टम की वॉल एक्सपैंड हुई। डिस्टेंशन मतलब एक्सपेंशन। रेक्टम की वॉल जैसी एक्सपैंड होगी तो रेक्टम की वॉल में है कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, स्ट्रेचिंग हुई, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने सिग्नल भेजा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। बेटा रिसेप्टर एक न्यूरल एंटिटी है, एक नर्वस एंटिटी है, तो जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ उसने स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल भेजा, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल भेजा और स्पाइनल कॉर्ड ने स्टार्ट किया डिफिकेशन रिफ्लेक्स। क्या किया? डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन बॉडी से फीसेस को बाहर निकालना, इसके लिए डिफिकेशन रिफ्लेक्स किया। हाँ क्लियर? यहाँ पे देखते हैं इस रिफ्लेक्स में क्या होता है। रेक्टम की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखिए रेक्टम में अगर फीसेस आया तो रेक्टम स्ट्रेच हुआ। अगर इस डिफिकेशन रिफ्लेक्स से रेक्टम की वॉल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फीसेस विल बी पुश डाउनवर्ड्स, रेक्टम वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। उधर से ऊपर बॉडी में देखें तो डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स और जस्ट लंग्स के नीचे मिलने वाली एक मसल होती है डायफ्राम, दोनों की दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब एनस के स्ट्रक्चर में इंटरनल एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, और अगर उसी टाइम वॉलंटरी ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, अगर एक इंसान चाहे तो उस टाइम वॉलंटरी ओपनिंग ऑफ एनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर करेगा क्योंकि वो वॉलंटरी है। उसके बाद फाइनली क्या प्रोसेस हो जाएगा? डिफिकेशन का। डिफिकेशन यानी मटेरियल विल बी एडजस्टेड आउटसाइड द बॉडी। तो ये तो सिंपल प्रोसेस था, यानी डिफिकेशन में हमने कहानी स्टार्ट करी मास पेरिस्टालसिस, जिसको समझा कि इंटेस्टाइन की वॉल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। सिग्मोइड कोलॉन में बैठा हुआ पूरा फीसेस रेक्टम में पहुंचा, रेक्टम एक्सपैंड हुआ, वहां के रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए और उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजा। इन रिटर्न स्पाइनल कॉर्ड ने क्या स्टार्ट किया? डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन रिफ्लेक्स में पूरी की पूरी बॉडी की बहुत सारी मसल्स इंक्लूड हो गई फाइनली इजेशन के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे मसल्स के लिए रेक्टम वॉल की मसल्स इंक्लूड हो गई, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स इंक्लूड हुए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट किया और मटेरियल इज नाउ पुश्ड फॉरवर्ड। क्योंकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी था तो वो तो ओपन हो गया, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल भी अगर बेटा ओपन हो जाए, यानी इंटरनल ओपन एंड एक्सटर्नल भी अगर इस तरीके से ओपन हो जाता है, एंड इसके प्रोसेस से क्या होगा? इजेशन हो जाएगा, यानी प्रोसेस ऑफ इजेशन विल बी कंप्लीटेड। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे पूरा न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंड इस सिस्टम से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं।